बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के बानी, स्टीव जॉब्स एप्पल के बानी, जॉन कॉम्स व्हाट्सएप के बानी। क्या तुम्हें पता है इनमें से हर एक ने या कॉलेज यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया या ये ड्रॉप आउट हो गए और आज इनमें से हर एक बिलियनियर है। और एक हम है जिन्हें एक प्रोसेस में धकेल दिया गया है कि पहले स्कूल से अच्छे मार्क्स लो, फिर तुम्हारा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और एट द एंड हाथ में क्या आता है, सिर्फ 40 या 50 हज़ार की जॉब। जिंदगी के 20 से 22 साल वेस्ट करने के बाद वही सुबह 8 से शाम 4 तक का प्रोसेस। बस फर्क इतना है कि पहले ये टाइम तुम स्कूल के लिए निकालते थे और अब जॉब के लिए। तो इधर सवाल ये उठता है कि क्या हमको स्कूल छोड़ देना चाहिए, या अगर हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या ये सिस्टम सारा का सारा एक ट्रैप की तरह है, और सबसे अहम क्वेश्चन कि ये सिस्टम आया कहाँ से। इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात बस एक वीडियो के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरू से, यानी ये सिस्टम बरसगीर में कैसे आया। तो चलिए पहले बैक में एक बार टाइम ट्रेवल करते हैं। साल है 1600 जब ब्रिटिश पार्टी पहली बार बरसगीर का दौरा करती है। इस विजिट का बेसिक पर्पस ट्रेडिंग यानी तिजारत था। उस वक्त लोग अपने बच्चों को मदरसों या अपने अपने मजहबी रहनुमाओं के पास भेजते थे। मजहब की तालीम के साथ साथ इखलाकी पहलुओं संस्कृत, फारसी, हिंदी और अरबी ज़बान की तालीम भी दी जाती थी। अगर ज़रिए माश की बात करूं तो लोग गन्नम, चावल, कपास और गन्ने की काश्तकारी करते थे। इसके अलावा दूध और गोश्त के लिए मवेशी पालना कामन था। कपड़े और कालीनें बुनना, बर्तन साजी, लकड़ी का काम, कीमती पत्थर और धातों की खरीदो फरोख्त का काम होता था। फिर साल आता है 1757। बंगाल के करीब पलासी के मकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के दरमियान जंग होती है। इस जंग में मीर जाफर ब्रिटिश के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार जाता है और ब्रिटिश पूरे सब कॉन्टिनेंट पर काबिज हो जाते हैं। साल 1854 जिसमें बरतानवी हुकूमत चार्ल्स वुड के जरिए एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसे वुड्स स्पीच का नाम दिया गया। तुम्हें पता है इस रिपोर्ट में क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसे आज आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो। उस वक्त उस तालीम का बेसिक पर्पस ऐसे लोग पैदा करना जो रंग नस्ल के लिहाज से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन दिमागी और फिक्री एतबार से अंग्रेजों के गुलाम। क्योंकि उस वक्त तक सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और मुलाजिमीन की अशद ज़रूरत थी, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया जाता है। साल 1857 कलकत्ता और मुंबई में यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई और इस सिस्टम को और भी मजबूत बनाया गया। उसके बाद आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, जिसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये खुश्की का टुकड़ा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे आज हम इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और साथ में बांग्लादेश भी। आज़ादी के बाद इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जाती है। इसमें कौमी और मजहबी बुक्स ऐड की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है और अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह चेंज करने में नाकाम हो जाता है। आज ये खुश्की का टुकड़ा 3 हिस्सों में डिवाइड है, जिसे आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इन तीनों में एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एजुकेशन सेकुलर है। ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड्स वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ मैट्रिक और OA लेवल सिस्टम है, जिसमें उर्दू ज़बान, मजहबी तालीम और कुछ साइंस के सब्जेक्ट शामिल होते हैं। बांग्लादेश में मजहबी और जनरल एजुकेशन सिस्टम नाफिजुल अमल है, लेकिन इन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है सिक माइंड सेट, यानी मुलाजिम पैदा करना। तो क्या हमें स्कूल छोड़ देना चाहिए? क्या मैंने पूरी वीडियो के दौरान कहीं कहा है कि एजुकेशन इज़ अ स्कैम? नहीं ना। मेरा मकसद एजुकेशन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि वो सिस्टम जिसे लॉर्ड मैकेले ने डेवलप किया था उसे टारगेट करना है, यानी गुलाम सोच पैदा करने वाला। एजुकेशन हासिल करो, बट इस सोच के साथ नहीं कि एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको एक नौकरी मिल जाएगी। क्या तुम्हें पता है कामयाब लोगों का फ्रेमवर्क? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। नंबर 1, क्लियर गोल्स। कामयाब लोग पहले से जानते होते हैं कि उन्हें क्या करना है। नंबर 2, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। कामयाब लोग रोजाना छोटे ही सही मगर कदम अपनी मंजिल की तरफ जरूर बढ़ाते हैं। वो कभी हार नहीं मानते और कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहते हैं। नंबर 3, वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम इज़ अ की ऑफ सक्सेस। जो इसकी कदर करता है वो कामयाब हो जाता है, और जो इसे ज़ाया करता है वो हमेशा पछतावे में ही रहता है। नंबर 4, द पॉजिटिव माइंडसेट। कामयाब लोग अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उस वक्त उनका एक ही नज़रिया होता है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट।